रोज निकाल मेरा नया जूता, मैं पहनूंगी। नहीं देता, जा जो करना है कर ले। दाई माँ, मैं रोने बैठ जाती। पुराना जूता पहन ले बिटिया, का फ़र्क। सरोज अम्मा की लाडली, उसको तैयार करती अम्मा की नर्स राधा। उसकी चोटियाँ ठीक से गुथी हुई होती, फीते का फूल सुगर तरीके से बुना होता। मेरी चोटियाँ एक ऊपर एक नीचे। जीजी लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं, अभी मार पड़ेगी। और दाई माँ को चोटी ठीक से गूंदना नहीं आता। साटन का फीता तुरा मुरा रहता। बालों में दाई माँ ढेर सा तेल चुपर देती और आँख में मोटा सा काजल। स्कूल में मधु चिराती, मिश्रानी लगती है, पर वह भी ठीक था। राधा सरोज के बाद नीलू को तैयार करती, बिल्लू को हरिया। हम लोगों को स्कूल खाना खाकर जाना पड़ता। वही दाल चावल आलू की सूखी सब्जी। जल्दी जल्दी बस आ गई। दौड़ो लड़कियां। सरोज और नीलू सबसे पहले तैयार। लेकिन सारी गड़बड़ मेरे साथ ही क्यों होती। सफ़ेद फ्रॉक पर बचाते बचाते भी चावल गिर गया था। दाग छुड़ाने में दाई माँ ने फ्रॉक को गीला कर दिया। कल जूतों पर पॉलिश करना भूल गई थी। ऐसे ही पहन आओ। और नीचे दौड़ती दौड़ती यह लो, बस हॉर्न बजाती हुई निकल गई। मैं रुआंसू ऊपर लौट आती। अम्मा बीमारी की वजह से 8 के पहले कभी नहीं उठ पाती। बाबूजी सुबह 6 बजे जूट मिल चले जाते। मुझे देखते ही अम्मा का पारा 7वें आसमान पर। फिर बस छूट गई ना, परी रहा घर में। अब कौन आएगा स्कूल, कौन छोड़ कर आएगा स्कूल तक। तनी दरवान जी से कह दो ना बहू जी, अभी टैक्सी में छोड़ आई है। पैसा नहीं लगते क्या टैक्सी में। दाई माँ की चिरौरी मेरा उदास चेहरा। खैर किसी तरह स्कूल पहुँच जाती। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। बाहर रोशनी, आवाज़ें, नीचे डाइनिंग हॉल में बीथोवन की सिम्फनी बज रही है। यहाँ बरामदे में रात का सन्नाटा कब नहीं रहा। तमाम लोगों के बीच में अकेली रही, बड़े घर की बेटी और बड़े घर की बहू। फिर भी कितना अभाव। दर्द के खौलते पानी में कोई उबलता रहा। फिर भी क्या हुआ, मैं मर नहीं गई, साबुत बची हूँ। साल भर बाद भाभी जी को लड़की हुई। बाबूजी ने नाम रखा गुड्डी। गुड्डी सच में प्यारी गुड़िया थी। गुड्डी को अपनी दादी का गोरा रंग मिला था और अपनी माँ के तीखे नाक नक्शा, अपने पापा का जहीन दिमाग। पर 2 साल की लड़की भाभी जी बरामदे में लिए खड़ी थी, रेलिंग के नीचे झुकी हुई। आकागा बुलाती अपनी माँ के पास हाथों से फिसल गई। 3 तल्ले से गुड्डी को जैसे काल ने धरती पर आकर लिटा दिया। गुड्डी का वियोग बाबूजी को तोड़ दिया। वे भूल नहीं पाते कि अपनी लाडली को। 10 महीने बाद भाभी जी को लड़का हुआ। अम्मा बहुत खुश थी, चांदी के थाल बजाए। उधर बाबूजी गुड्डी की याद में रोते रहे। शायद बाबूजी का चमरिया के साथ साझा भी उन्हीं दिनों टूटा था। गुड्डी के मरने के बाद बाबूजी को व्यापार में जोरों का घाटा लगा। बाबूजी को सेठिया के यहाँ वर्किंग पार्टनरशिप स्वीकारनी पड़ी। बड़े चाचा ने व्यंग किया, भैया आप सेठ से बाबू हुए और अब बाबू से नौकरी पर उतर आए। खैर सेठिया के यहाँ वह कहने को नौकरी थी। बनवारी लाला जी सेठिया ने बाबूजी के किसी निर्णय में कभी दखल नहीं दिया। उनके अनुभव पर जूट के काम से सेठिया ने कसकर पैसा बनाया, पर रुपये की हिस्सेदारी में सेठिया की नीयत डूल गई। बात गर्मा गर्मी पर आ गई थी। जूट बाजार को भी खबर थी। मामा जी खुद जूट मिल वाले थे। उन्होंने अम्मा से कहा, बाई जीजा से कहो जल में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। आखिर हुआ वही। बाबूजी को उनके जिगरी दोस्त और समधी बालूराम जी और बनवारी लाल सेठिया ने जहर देकर मार डाला। दूसरे दिन अखबार में सुर्खियां थी, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सांवरमल जी गुप्ता की मृतदेह रहस्यमयी मौत। लाश सोनागाछी के बाथ हाउस में मिली। अम्मा तरफ उठी, जालिमों, एक तो मेरे पति का खून किया, फिर ऐसे देवता जैसे आदमी पर इल्ज़ाम लगा। न मालूम अम्मा में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि 30 त्यौहार या शादी विवाह के अवसर के अलावा हमेशा खाट पर पड़ी रहने वाली अम्मा
जिनके लिए हर दूसरे दिन डॉक्टर गांगुली को चेकअप के लिए आना पड़ा। कोई बच्चा यदि गलती से भी उसके सर को हाथ लगा दे तो सरी डाउन खाती। वही अम्मा शेरनी की धार उठी, नहीं वे नहीं मरते, वे नहीं मर सकते, उन्हें मार डाला गया। मेरा घर उजाड़ने वालों, तुम सब भी तरफ तरफ कर मरोगे। शायद ऊपर वाला हिसाब ठीक ही करता है। बालूराम जी अंधे होकर मरे और बनवारी लाल जी सेठिया अपने कमरे से 20 बरस तक बाहर नहीं निकल पाए। उनको फेफड़े की कोई खतरनाक बीमारी हो गई थी, प्राय ऑक्सीजन पर रहना पड़ता था। दहशत भरी वो रात कभी भूली नहीं जा सकती। अम्मा एक एक करके 5 हीरे खोल रही थी। पास में केवल सल्लो बाई थी। ले यह गहना उठाकर रख, ताई को मालूम नहीं पड़ जाए कि मैंने गहना खोल लिया था। मैं हक्की बक्की अम्मा के सामने खड़ी सरोज से पूछ रही थी, क्या हुआ सरोज, हार्ट फेल क्या होता है? उत्तर मिला, चुप रहो अभी। सुबह बड़े भैया भी आ गए। अखबार की सुर्खियों को पढ़कर सारा मरवारी समाज स्तंभ रह गया। जो आदमी मुंह में सुपारी भी नहीं खाता उसकी मौत ऐसी। चाचा लोग पोस्टमार्टम से लाश दोपहर तक ला पाए। जहर से बाबूजी की मौत हुई थी। मंझले चाचा गरजे, हम भाई जी की मौत का बदला लेंगे, पर कौन बदला ले पाता है और किसके अपराध का? मैं वो दिन कभी नहीं भूलता जब बाबूजी का सब ले जाया गया। वे अपने चारों भाइयों के कंधे पर थे, पीछे पीछे दोनों भैया और जीजाजी लोग। इतनी भीड़, सैकड़ों गाड़ियां, मैं खिड़की की सलाखें पकड़े स्तंभ सब कुछ देख रही थी। हम लोगों में कुंवारी लड़कियां शमशान घाट नहीं जाती। मैं और सरोज पीछे अकेले रह गए। मैं खुद से कह रही थी, नहीं यह बाबूजी नहीं ले जाए गए, यह तो और कोई है। किसी की मृत देह थी, चेहरा भी तो ढका हुआ था। दाई माँ, बाबूजी लौट आएंगे। दाई माँ, जरूर वे लोग किसी और की लाश ले जा रहे हैं। झूठी खबर है दाई माँ खुद रो रो कर बेसुध हो गई थी। अरे भगवान, ई का किए, हमार देवता के ले गए, ई का न्याय किए। दाई माँ ने मुझे और सरोज को नहलाया। रोते रोते मैं सो गई थी। फिर रुलाई की आवाज़ से नींद खुली। देखा घाट पर से सब लौट आए। डॉक्टर गोगली अम्मा की नब्ज पकड़े बैठे थे और अम्मा बोलती जा रही, हम बोलता है गोगली बाबू, उसका खून किया गया, वे देवता थे, मार डाला जालिमों ने, कसाई ने मेरा सुहाग लूट लिया। भाभी शांति रखिए, हम लोग बदला लेंगे। छोटे चाचा बोले, क्या बदला लोगे देवर जी? मैं अब अपने बच्चों का पेट भरूं या फिर घर द्वार बेचकर मामला मुकदमा लड़ूं? हाँ, बहुत दिनों बाद कभी बातों में सल्लो जीजी ने मुझे बताया कि उस दिन अम्मा की अलमारी में कुल 500 रुपये थे। बाबूजी अचानक गए। सारा रुपया जो बालू ताऊ जी की गद्दी में जमा था और कितने रुपए कहाँ कहाँ पड़े थे किसे मालूम। बालू ताऊ जी